गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 18 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदूज न्यूज़पेपर एनालिसिस को। दोस्तों आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो फ्रंट पेज पे आपको सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही है कि तालिबान जो है वो वुमेंस के राइट को छीनने की कोशिश करी है और इस्लामिक लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। पहले आप मैटर समझो, मैटर क्या है। मैटर ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारा इस्लाम ग्रुप है उस इस्लाम ग्रुप ने अफगानिस्तान के काबुल या कह लो पूरे ही अफगानिस्तान पर कैप्चर कर लिया है। अब इनकी टर्मिनोलॉजी पता है क्या है, इनकी जो मेंटालिटी और आइडियोलॉजी है वो ये है, ये इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस्लाम धर्म में महिलाओं का जो सम्मान है वो सबसे ऊपर रखा गया है और कहा गया है कि महिलाएं एक अलग काम के लिए बनी है और पुरुष प्रधान एक अलग काम के लिए बना हुआ है। तो उसी चीज़ को ये फॉलो अप करना चाहते हैं। इसी वजह से जो तालिबान ग्रुप है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जो लेडीज़ हैं वो जॉब नहीं कर सकती हैं। इवन गर्ल्स का पढ़ना भी बिल्कुल मना है, क्योंकि जब इन्हें जॉब करनी नहीं तो इनकी पढ़ाई में क्यों पैसा खर्च किया जाए। तो इसलिए जो राइट्स एक वुमेन एम्पावरमेंट को या वुमेन्स को दिए गए थे वो राइट्स ये लोग क्या करें, छीन रहे हैं ताकि ये इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आज के में मैन और वुमेन्स को इक्वल दर्जा दिया गया है। जो राइट्स मैन के पास है वही सेम राइट वुमेन्स को भी दिए जाते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। भाई वुमेन्स भी तो वुमेन्स है ना, मतलब कल को वुमेन ये बोले कि नहीं जेंट्स को हम ये राइट्स नहीं दे तो आपको कैसा लगेगा, ख़राब लगेगा। कुछ ऐसी आजकल वुमेन्स के साथ चल रहा है। तो पहले ही कॉन्सेप्ट चला करते थे, अब धीरे धीरे करके जैसे चीज़ें बदलती हैं हम भी अपने आइडियोलॉजी को बदलते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म इस चीज़ को नहीं मानता। तो इसी इस्लाम धर्म को मानते हुए जो तालिबानी ग्रुप है इन्होंने साफ साफ बोलिए अफ़गानिस्तान के अंदर अब कोई भी जो वुमेन है वो काम नहीं करेगी। और ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेन के पास इतने सारे लोग खड़े हैं। ये जो हैं ये सारे हमारे इंडियंस हैं जो कि इंडियन जैसे एम्बेसीज़ वगैरह में काम करते हैं। कुछ लोग वहाँ जॉब के पर्पज़ से गए हुए थे। तो अब इन्होंने इंडिया वालों ने क्या किया है, अपने वहाँ पर आर्मी चीफ़ को भेजकर वहाँ पर प्लेन भेजा है ताकि इन सभी इंडियंस को वहाँ से निकाला जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या चल रही है, देखो हम खाली इंडियंस को निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ इंडियंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ पर खुश हैं उस सरकार से? नहीं, अफ़गानिस्तान के खुद लोग वहाँ छोड़ छोड़ के भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि उनकी भी लाइफ वहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अफगानिस्तान के कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए भारत में शरण देनी चाहिए? देखो शरण देना गलत चीज़ नहीं है, हाँ उन्हें हम शेल्टर दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं हमारे लिए, हम इतने कैपेबल हैं कि दे सकते हैं। लेकिन बात ये क्या उनको उन 6 महीने के लिए 7 महीनों के लिए जॉब दे पाएंगे? क्या उनके बच्चों को हम वो बेसिक एमिनिटीज़ दे पाएंगे जो हमारे भारत के लोगों को ही नहीं मिल पा रहे हैं? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। बट अगर हम अपने लेवल पे चीज़ों को सुधारें तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती है। अफगानिस्तान में दोस्तों सिचुएशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चल रही है। वहाँ के लोगों के लिए 1 घंटा भी अगर वो जिंदा रहते हैं तो ये समझो वो प्रे करते हैं, भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे 1 घंटे की ज़िंदगी दी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत कायोटिक सिचुएशन वहाँ पर चल रही है और तालिबान ये दोस्तों ग्रुप में बहुत बना रहेगा। अब पता है हम लोग ये डिस्कस क्यों करें, हम तालिबान का इशू इसलिए डिस्कस करें बिकॉज तालिबान जो ये चीज़ें कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, पड़ोसी देश पाकिस्तान ये हम पर भी हमला करेंगे आगे चल के। चाइना इनको माल बेचेगा, वेपन्स बेचेगा और ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान लोग मिलकर हम पर हमला करेंगे और ये इस्लामिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप ये मत समझो कि ये सिर्फ अफगानिस्तान में हो रहा है, ये अभी अफगानिस्तान में हो रहा है, कल को इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आप देख लो वहाँ पर इंडियंस जो रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो अभी से ही वो तो इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो ये कुछ अफगानिस्तान को लेकर न्यूज़ थी जो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी थी। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाले केस के अंदर, एक यहाँ पर राइट साइड न्यूज़ दे रखी है कि ओडिशा जो है वो हॉकी को अगले 10 सालों के लिए और स्पॉन्सरशिप करेगा। अच्छा आपने हॉकी के मैचेस देखे होंगे, उस पर इंडिया नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ओडिशा। क्यों लिखा होता है? क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो हॉकी को सपोर्ट करती है, बिकॉज हॉकी पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हर इंसान क्रिकेटर्स के तो नाम जानता है लेकिन हॉकी प्लेयर्स के वो नाम नहीं जानता। और हॉकी हमारा एक अच्छा खेल भी है तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो ध्यान को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्पॉन्सरशिप देना शुरू किया और ओडिशा गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि हम अभी जो हम स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं ये हम अभी नहीं बल्कि अगले 10 साल तक देते रहेंगे। हो सकता है आगे वो बढ़ाएं बट फिलहाल अभी उन्होंने श्योर कर दिया है कि अगले 10 साल तक वो हॉकी को क्या करेंगे, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रंट पेज से हमारी ये न्यूज़ सारी कवर होगी जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी थी। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारी एम्बेसीज़ अफगानिस्तान में खुली हुई है, कई सारी कंट्रीज़ में हमारी एम्बेसीज़ हैं, वैसी अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ इंडिया में भी खुली हुई हैं।
तो अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी इंडिया में खुली हुई है, तो अफ़गानिस्तानी का ये कहना है कि हमारे साथ थोड़ा गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दोस्तों मैं इसमें अपने शर्म की बात बोलूँगा कि हम लोग उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। जो भी लोग हैं ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, अफ़गानिस्तान वाले लोग जब दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी अफ़गानिस्तान की वहाँ पर जाते हैं डॉक्यूमेंट लेके, तो उन्हें चीज़ें महंगे रेट पर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो लोग इतने ज़्यादा दिक्कत में हैं, हम और ज़्यादा उनके साथ करें, तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा लीनियंट कर देना चाहिए, ताकि वो लोग जो डरे सहमे पड़े हैं उनको हम एक दिलासा दे पाएँ और उनको ये इंश्योर कर पाएँ कि भारत में आप सुरक्षित हो, आप टेंशन मतलब हम तालिबान जैसे नहीं हैं। तो ये कुछ देखने को यहाँ पर मिला। आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को भी बढ़ा दिया गया ताकि हम अफ़गानिस्तान के लोगों को सिक्योर कर सके। ऐसा ना हो कि कोई इस्लाम धर्म का यहाँ पर आ जाए और इनके साथ बदसलूकी करने लगे। तो ये हमारी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया और ये अच्छी बात है, हम उन्हें सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई इंसान तो इंसान है, चाहे किसी भी देश का हो, सीधी बात तो ये है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो कट ऑफ आपकी 1 अक्टूबर को निकलने वाली लोकल न्यूज़ है, इसलिए मैं इस पर जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा। अब यहाँ पे भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। और अगर हम नीचे चलें तो ये वही चीज़ है, उड़ीसा जो है वो इंडियन हॉकी प्लेयर्स को अगले 10 साल तक क्या करेगी, स्पॉन्सरशिप करेगी। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ऑलरेडी मैं यहाँ पर करा चुका हूँ चीज़ें। ये सारी आपकी देखो ये एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पर एडिटोरियल स्टार्ट होता है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल जो यहाँ पर दे रखा है, दैट इज़ बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। क्या मतलब है इसका? देखो, जो लॉ मेकर्स होते हैं ये जब भी लॉ बनाते हैं तो कहा जाता है पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई लूप होल नहीं होना चाहिए जिसका फ़ायदा पब्लिक उठा सके या गवर्नमेंट उठा सके। तो लूप होल जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, आपकी एक छोटी सी गलती की चलते अगर लॉ मेकर एक पॉइंट पे कोई चीज़ नहीं लिखता या गलत लिख देता है तो इसकी वजह से लिटिगेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, कोर्ट में केसेस ज़्यादा जाने लगते हैं। ऑलरेडी इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं और केस जाएंगे, वो भी लॉ मेकर्स की गलती की वजह से। तो ऐसे में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीवी रमना, इन्होंने साफ साफ बोला है कि लॉ मेकर्स जितने भी लॉज अब नए नए बनाएंगे उन पर पहले प्रॉपर एक बहस होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। अपोजिशन पार्टी को उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए बिल को, उसके बाद ही उसको पास किया जाना चाहिए। और उससे बड़ी बात, जो लॉ मेकर्स है जो लॉ बनाते हैं उन पर खासा ध्यान देना चाहिए ताकि लिटिगेशंस जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो कम से कम हो, क्योंकि कोर्ट में केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और किसी लॉ की वायलेशन या लॉ में ही गलत लिखा होने के चलते अगर वो केस आएगा तो ये हमारी गलती मानी जाएगी। तो ये पूरा एडिटोरियल उस चीज़ पर लिखा हुआ है कि जो एनवी रमना है इन्होंने साफ साफ बोला है कि लॉ मेकर जो है जो लॉज बनाए वो अच्छी तरीके से बनाए और इन पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। आपने देखा ही होगा अभी मानसून सत्र के अंदर कई सारे लॉज हैं जिन पर कोई डिबेट कोई डिस्कशन नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर 3-3 बिल हो गए, एक मंत्री बिल को पढ़ता है और तुरंत पास हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं तो यहाँ पर लूप होल्स रह जाते हैं जिनका खामियाजा लिटिगेशंस और कई सारे कोर्ट में केसेस जाने से समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि हमें लॉज अच्छे से बनाने चाहिए और प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए जिससे कि हमें लॉज में लूप होल है तो उनका खुलासा हो और उन पर हम सुधार कर सकें। तो ये तो पहला एडिटोरियल हो गया। दूसरा एडिटोरियल क्या बोला है यहाँ पर, द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एट गेम इन अफ़गानिस्तान। एक नई स्क्रिप्ट, एक नई स्टोरी लिखी जाएगी अफ़गानिस्तान के नाम। आप जानते हैं तालिबानी ग्रुप जो है उसने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया और वो अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लाम धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन मनवाने के लिए लोगों के ऊपर हार्श और पेनल्टी प्रोविजंस उस पर लगा रहा है, जो कि गलत है। अब कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की एक नई नींव रखी जाएगी, एक नए तरीके से अफ़गानिस्तान का रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। तो उसको लेकर एडिटोरियल मैं कहूँगा ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए और थोड़ी सी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे देखेंगे डॉक्टर एट द डोर करके है। ये बेसिकली एडिटोरियल बेस्ड है, जितनी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं ये उस पर है। अभी क्या होता है सुनो, देखो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है जो फैलती हैं एक से दूसरे में। कैसे? जैसे आप खांसते हो, सर्दी जुकाम हो जाता है तो जो आपके बैक्टीरिया हैं वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं जिससे चीज़ें फैलनी शुरू होती है। अरे कोविड-19 का ले लो, कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैलता है, ये क्या है आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं जो आपस में फैलते नहीं है। तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, देखो पहली बात तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, और अगर बीमारी है भी तो उसको हम कन्वर्ट कर दें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज़ से कोरोना एक से दूसरे में आसानी से चला जाता है। जहाँ ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है वहाँ पर ग्लोबल पेंडेमिक उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर इस नॉन ट्रांसमिशन को कन्वर्ट कर दें, ट्रांसमिशन को नॉन कन्वर्टेबल में कर दें, तो ऐसे में ट्रांसमिशन कम हो जाएगा जिससे जो डिसीज़ जो फैल रही है इन पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये पूरा एडिटोरियल उन चीज़ों के लिए है कि किस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारें ताकि हम नए नए वैक्सीन्स बना पाएँ, ऐसे वैक्सीन बना पाएँ जिनसे जो बीमारियाँ हैं वो फैलना कम हो जाए। तो ये एडिटोरियल इस पर बेस्ड है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे चलें
तो ये और एडिटोरियल है, ये इंडिया और भारत के जो बंटवारा हुआ था ये उस पर है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ इन चीज़ों पर क्योंकि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है मुझे सीधा बिजनेस सेक्शन पर आ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो ये निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर फ्यूल के प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं तो उन्हें अपने लेवल पे टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे दो टाइप के टैक्स लगते हैं, CGST और SGST, वैसे IGST भी होता है। CGST का जो पैसा है वो सेंट्रल को जाता है, SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि तो सेंट्रल तो अपना टैक्स कम नहीं करेगी, सेंट्रल अपना टैक्स उतना ही रखेगी, बट स्टेट लेवल पे जो वैल्यू एडेड टैक्स है जो पुराना मैकेनिज्म चल रहा है, GST की बात नहीं कर रहा मैं, पुराने मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, उसके रेट को कम ज़्यादा कर सकती है सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनको कम कर देना चाहिए। तो आपको पता ही हो कर्नाटका ने भी कुछ टाइम पहले अपना जो रेट है पेट्रोल का वो 3 रुपये से कम कर दिया था, तो कहा जा रहा है इनको और कम कर देना चाहिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ही कह रही है, तो पुरानी गवर्नमेंट ने किया था, हमने तो फिर भी इसको कम कर दिया, तो हमसे अब उम्मीद मत रखो। तो कहा ये जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ये बोल रही है कि आप अपना टैक्स का रेट कम करो, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो भी अपने लेवल पे कम करे? मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, सेंट्रल की कुछ नहीं है, या सिर्फ वो टैक्स को कलेक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ बोला है अपनी मानसून सत्र के अंदर कि हम कोई भी टैक्स के रेट को कम नहीं करेंगे। अगर स्टेट चाहें टैक्स को कम करना तो अपने लेवल पे अपने लेजिस्लेचर के अंदर आके वो चीज़ें को कम कर सकती हैं, अपने फंड्स को अपने फाइनेंस को कम कर सकती है, हम कम नहीं करेंगे। थोड़ा सा गलत बोला इन्होंने मुझे लगता है, बाकी चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आते हैं सीधा बिज़नेस सेक्शन पे। बिज़नेस सेक्शन में आज एक अच्छी चीज़ ये आई है कि एक्सपोर्टर को ड्यूटी रिलीफ दी गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर याद रखना जो हमारा ट्रेड रिलेशन होता है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी दो ट्रांजैक्शन होती है। इंपोर्ट को गवर्नमेंट कम करना चाहती है क्योंकि इंपोर्ट से फॉरेक्स से रिजर्व ज़्यादा जाता है, हम फॉरेक्स को बचाना चाहते हैं इसलिए इंपोर्ट कम से कम करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें फ़ायदा होता है क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दो टाइप की पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में हम एक्सपोर्टर को मनी की फॉर्म में पैसा देते हैं और नॉन मॉनेटरी में हम उनको फैसिलिटीज़ दे देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया था मी इज़ और शी इज़, क्या MEIS और SEIS। MEIS की फुल फॉर्म होती है मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम, और SEIS का होता है सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम। इस स्कीम के तहत हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देंगे, कई टाइप की फैसिलिटीज़ दे देंगे, ड्यूटी स्क्रिप्ट दे देंगे, कल को बाहर से कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना है उस पर टैक्स की माफ़ी दे देंगे। मतलब एक एक्सपोर्टर को जितना ज़्यादा आप इंसेंटिव दोगे, जितना ज़्यादा बेनिफिट दोगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसमें कहा गया हम एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देके, उनको बेनिफिट दे के उनके काम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फॉरेन रिजर्व उतना ही ज़्यादा हमारे पास बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम्स देती है, जिसमें से दो स्कीम कौन कौन सी हैं, मी इज़ और शी इज़, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम। ये दो स्कीम चलती है, ठीक है। वैसे सीओन भी चलती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी में इसमें रिलीफ देंगे, जिससे कि वो अपने एक्सपोर्ट के लेवल को बढ़ा सकें। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद क्या है यहाँ पर, यहाँ भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। और अब हम अपने इस पर आ जाते हैं कि कौन सी आज की डेट में टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी के अंदर। तो बता दूं, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडसलैंड कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, GSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। ये टॉप 50 कंपनी है। और अगर हम बात करें SDR की, SDR के अंदर टॉप 5 करेंसीज आती हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी आती है। वैसे यहाँ पर लिखा भी होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो टॉप 5 कौन कौन सी करेंसी है, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन, ठीक है। और याद रखना IMF जब भी लोन देती है SDR में देती है। SDR में ये टॉप 5 कंट्रीज़ की करेंसीज का मिक्सचर होता है, जिससे SDR को बनाया जाता है। सबसे बड़ा कंपोजिशन US डॉलर का है, ठीक है। चलो, तो आज के बिजनेस सेक्शन के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो खास न्यूज़ होती है मैं कवर कर देता हूँ, बाकी पढ़ने को तो देखो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे वो भी अच्छी बात है, बट हम सिर्फ उतनों को कवर करते हैं जिससे आपका काम चल सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।